सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तार्किक में। आज की परिचर्चा हम करने जो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा और अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य परीक्षा की जो संस्थाएं हैं उसमें जो है कृषि विभाग से जो भी परीक्षाओं के आयोजन किए गए हैं उनमें कृषि विज्ञान की शाखा एक पशुपालन विज्ञान है। जो पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जो हम सॉल्व करा रहे हैं। तो हम डेली जो है आपको 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और आपको इससे ये अंदाज़ा लग रहा है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, कौन क्वेश्चन कितनी बार आया है, कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ बने रहें। कह रहा है प्रश्न एक कह रहा है फाउल पॉक्स रोग से कौन प्रभावित होता है। कह रहा है कि फाउल पॉक्स रोग से कौन प्रभावित होता है, जिसको हिंदी में कुक्कुट माता कहते हैं। क्या कहते हैं? कुक्कुट माता। ठीक है। तो गाय, भैंस, भेड़, मुर्गी। तो फाउल पॉक्स से कौन प्रभावित होता है? मुर्गी। ठीक है। कौन प्रभावित होता है? मुर्गी, पोल्ट्री, जो भी कह लीजिए। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसको जो है आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रानीखेत रोग किस में लगता है। तो पोल्ट्री में लगता है। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक, क्या कह रहा है? पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है। कह रहा है कौन सा रोग हो जाता है। कह रहा है पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है, या जानवर जब गीले हरे चारे को अत्यधिक खा लेता है तो कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है। ये जो टूरिया, क्या कह रहा है? टूरिया। टिम्पेनाइटिस। और सी कह रहा है दुग्ध ज्वर। क्या होगा? दुग्ध ज्वर। और डी कह रहा है कीटोसिस।
तो पशुओं में गीले हरे चारे को अधिक खिलाने के कारण कौन सा रोग होता है? वो होता है टिम्पेनाइटिस। कौन सा रोग होता है? टिम्पेनाइटिस। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको एक अफरा भी कहते हैं। टिम्पेनाइटिस को जो है, टिम्पेनाइटिस को अफरा रोग भी कहते हैं। ये जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। किस में होता है? जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गुम्बोरा नामक बीमारी किस पशु में पाई जाती है? कह रहा है गुम्बोरा नामक बीमारी किस पशु में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए गाय, बी मुर्गी, सी भेड़, डी बकरी। कह रहा गुम्बोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? तो गुम्बोरा नामक बीमारी जो है, ये जो है मुर्गी में पाई जाती है। रानीखेत, फॉक्स, ये सब बीमारी भी मुर्गी में पाई जाती है, जो है इसको चेचक कहते हैं। और बर्ड फ्लू भी इसी में पाया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पोल्ट्री में पैर के पक्षाघात तक, पोल्ट्री में पैर के अंगुली का पक्षाघात, क्या कह रहा है? पैर की अंगुली का पक्षाघात तक पोषण संबंधी बीमारी बीमारी है जो किसकी, कह रहा है किसकी कमी के कारण होता है। कह रहा पोल्ट्री में पैर की अंगुली का पक्षाघात तक पोषण संबंधी बीमारी है जो किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B2। क्या कह रहा है? विटामिन B2। तो आपका आंसर जो सही होगा वो होगा विटामिन B2, ठीक है। आप इसको
नोट कर लीजिए। एक मैरेक्स बीमारी होता है मुर्गी में। क्या होता है? मैरेक्स बीमारी वायरस के कारण, ठीक है। मैरेक्स बीमारी मुर्गी में होता है, पोल्ट्री में जो है वायरस के कारण। और ये जो है पोल्ट्री में पैर की अंगुली का पक्षाघात तक पोषण संबंधी बीमारी जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है विटामिन B2 की कमी के कारण होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये जितने भी क्वेश्चन तक हमने आज सॉल्व करा दिया, ख़त्म कर दिया आज सॉल्व करा करके। जो पशुओं से, मुर्गी से, पशु पक्षी भैंस जानवर जो भी थे हैं उनसे संबंधित, बीमारियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हमने उसको ख़त्म करा दिया। अब जो अगला क्वेश्चन हम शुरू करने चल रहे हैं वो है दूध, दही, छाछ, पनीर, घी, आइसक्रीम, इन सब से जो संबंधित बटर फटर जो भी हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। देखिए अगला पहला ही क्वेश्चन है कि दुग्ध स्राव को क्या कहा जाता है? कह रहा दुग्ध स्राव को क्या कहा जाता है? मतलब इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन, इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड, इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए ग्लैक्टोपायोसिस, बी ग्लैक्टोपायोसिस, बी कह रहा है ग्लैक्टोजेनेसिस, ग्लैक्टोपायोसिस, ग्लैक्टोजेनेसिस। और सी कह रहा है, क्या कह रहा है सी? लैक्टोजेनेसिस। क्या कह रहा है? लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस। और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। दुग्ध स्राव को क्या कहा जाता है? तो दुग्ध स्राव को क्या कहा जाता है? लैक्टोजेनेसिस। मिल्क ऑफ सिक्रेशन इज कॉल्ड लैक्टोजेनेसिस, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। और दुग्ध स्राव के भैंस में या पशु में जो भी दुधारू जानवर हैं उनमें जो है दुग्ध, इसको जो है दुग्ध स्राव को, सिक्रेशन ऑफ मिल्क को कौन करता है? कौन हार्मोन्स? ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध को उतारने में मदद करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और इसका असर कितने समय तक रहता है? 7 मिनट तक। कब तक रहता है? 7 मिनट तक। इसका असर 7 मिनट तक रहता है। अगर 7 मिनट में आप भैंस या गाय या बकरी या भेड़ को नहीं दूध निकालेंगे तो दूध की मात्रा घट जाएगी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, भैंस के दूध में, कह रहा है भैंस के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ, क्या कह रहा है, वसा रहित ठोस SNF, जिसको कहते हैं SNF, ठीक है। SNF पदार्थ कितना होता है, ठीक है। भैंस के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ कितना होता है। ऑप्शन ए 9.5%, बी कह रहा है 13.5%, सी कह रहा है 9.2%, और डी कह रहा है 8.6%। तो भैंस के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ, यानी वसा रहित ठोस पदार्थ, यहाँ नहीं रहेगा ये, वसा रहित ठोस पदार्थ जिसको कहते हैं SNF, कितना होता है, तो वो होता है 9.2%। कितना होता है, 9.2%। तो ऑप्शन सी सही है आपका, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं कुछ पदार्थ हैं, दूध हैं, जो उनके बारे में आपको लिख दे रहा हूँ, किसमें कितना मिलता है, ठीक है। वसा मिलता है, अब किसमें कितना जो है SNF मिलता है, ठीक है। इसे मानक दूध, मानक दूध, मानक दूध कह रहा है SNF%, ये कह रहा है वसा प्रतिशत, यानी फैट परसेंटेज, ठीक है। मानक दूध 9.0, 6.0, ठीक है। पास्चुराइज्ड दूध, पास्चुराइज्ड दूध में क्या होता है, 8.5, 4.5, 8.5, 4.5, ठीक है। और टोन्ड दूध, टोन्ड दूध 8.5, 3%, ठीक है। डबल टोन्ड दूध क्या है, डबल टोन्ड दूध, ठीक है। डबल टोन्ड दूध 8.7 से 9%, कितना, 9%, और वसा 1.5%, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, जो है वो हमने जो लिखाया था वो भैंस के दूध में था, फिर हम ऐसे जनरली चीज़ें लिख दे रहे हैं। मानक दूध में 9% SNF, वसा 6%,
पाश्चुराइज्ड दूध में 8.5% SNF, 4.5% फैट। टोन्ड दूध में 8.5% NF और 3% जो है फैट। डबल टोन्ड दूध में 8.7 से 9% जो है SNF और 1.5% फैट। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक फैट पाया जाता है, या सबसे कम फैट पाया जा सकता है, या SNF सबसे कम पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? बैच या होल्डिंग पाश्चुराइजेशन, बैच या होल्डिंग पाश्चुराइजेशन विधि में समय, क्या कह रहा है? विधि में समय तथा तापक्रम रहता है। समय तथा तापक्रम कितना रहता है, ठीक है। बैच या होल्डिंग पाश्चुराइजेशन विधि में समय तथा तापक्रम कितना रहता है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है। एक 161 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने देर के लिए? 15 मिनट के लिए। कितने के लिए? 15 मिनट के लिए। बी क्या कह रहा है? 145 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है कितने समय के लिए? 15 मिनट के लिए। कितने के लिए? 15 मिनट के लिए। सी कह रहा है, सी क्या कह रहा है? 145 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 मिनट के लिए। फिर डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है 161 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 30 मिनट के लिए, ठीक है। बैच या होल्डिंग पाश्चुराइजेशन ये सब ना करके अगर पाश्चुराइजेशन भी अगर दे देगा तब भी आपको यही लगाना पड़ेगा। क्या? 145 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 मिनट के लिए। ऑप्शन सी सही है आपका। 145 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहेगा 30 मिनट के लिए। नहीं, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पे दूध को उबालेंगे कब तक? 30 मिनट के लिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8।
8 कह रहा है पनीर में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए। कह रहा है पनीर में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितने से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 65%, बी 55%, सी 70%। क्या कह रहा है? सी 70%, डी 60%। तो पनीर में नमी की मात्रा जो है 70% से नीचे नहीं होनी चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पनीर में 70% कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, पनीर में ये भी कभी कभी पूछ लेता है, पनीर में वसा 25%। ठीक है, क्या है? पनीर में वसा 25%। और पनीर में प्रोटीन 25%। ठीक है, पनीर में वसा 25%, पनीर में प्रोटीन 25% और नमी 70% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ लेंगे, रट लेंगे जब पूरा, तो आपको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा है, कुछ हमारा तैयार है। ठीक है, 9, क्वेश्चन नंबर 9। खीस में प्रचुर मात्रा में पाया, खीस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? ऑप्शन ए खनिज, ग्लूकोज, बी सी जो है प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। डी जो है सभी। कह रहा है कि खीस में प्रोटीन खीस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो है खीस में जो है प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी भी पाया जाता है। बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी पाया जाता है, दूध की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर आज ध्यान नहीं देते विद्यार्थी लोग, जो गलत हो जाता है। कह रहा है 9, क्या कह रहा है? गाय के दूध का पीएच मान, है ना, पीएच मान दूध, ब्लड, यूरिन सबका होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है?
ठीक है। कह रहा गाय के दूध का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 6.8 से 6.9, ठीक है। बी कह रहा है 6.6 से 6.7। क्या कह रहा है? 6.6 से 6.7, ठीक है। और कह रहा है सी 6.4 से 6.6। क्या कह रहा है? 6.4 से 6.6। डी कह रहा है कोई नहीं। तो गाय के दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 से 6.6 होता है, ठीक है। आप इसको नोट करिए। और ये जो है 6.7 से 6.8 जो है ये भैंस के दूध का पीएच मान होता है। देखिए भैंस और गाय दोनों आपको मिल गया। ये 6.4 से 6.6 जो है गाय के दूध का पीएच मान, और 6.7 से 6.8 जो है भैंस के दूध का पीएच मान होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भैंस का दूध सबसे अच्छा स्रोत है किसका? ठीक है। कह रहा है भैंस के दूध सबसे अच्छा स्रोत है किसका, ठीक है। अब ये कह रहा है किसका है? कह रहा है ऑप्शन ए कैल्शियम और लोहा। क्या कह रहा है? कैल्शियम और लोहा। बी लोहा और तांबा। फिर क्या कह रहा है? सी कह रहा है तांबा और फास्फोरस। क्या कह रहा है? तांबा और फास्फोरस। डी कह रहा है कैल्शियम और फास्फोरस। भैंस का दूध जो है कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो है भैंस के दूध में जो है कैल्शियम और उसका फास्फोरस का स्रोत बहुत अच्छा है, ठीक है। कैल्शियम से ज़्यादा तो फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर चुके होंगे। और जो है अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखा दूं।
स्प्लीनिक बुखार को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहा है स्प्लीनिक बुखार को और किस नाम से जानते हैं। तो कह रहा है ए काउ पॉक्स, बी कह रहा है FMD, सी कह रहा है एंथ्रेक्स, सी क्या कह रहा है एंथ्रेक्स, और डी कह रहा है मेस्टाइटिस। ठीक है, तो स्प्लीनिक बुखार जो है किसको कहते हैं, जो है एंथ्रेक्स को कहते हैं। किसको कहते हैं, एंथ्रेक्स को। स्प्लीनिक बुखार और किस नाम से जाना, तो एंथ्रेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 12, क्वेश्चन नंबर 12। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। कह रहे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किससे है। ऑप्शन ए मृदा अपरदन का नियंत्रण, बी बाढ़ नियंत्रण, सी कह रहा है दुग्ध उत्पादन। क्या कह रहा है, दुग्ध उत्पादन। डी कह रहा है अन्न उत्पादन। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डॉक्टर बर्गिच कुरियन जो है इनका दुग्ध उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। दुग्ध क्रांति के जनक जो है डॉक्टर बुर्गिच कुरियन कहलाते हैं। और ऑपरेशन फ्लड जो है प्रथम बार 1970 में चला था। कब, 1970 में। ठीक है, बलिया, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में बलिया, ठीक है, जिले में किया गया था। ये जो है अब तक 3 चरणों में चल चुका है, 70, 72, 85 और 96 में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि ऑपरेशन फ्लड जो है 3 चरणों में अब तक चल चुका है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कम से कम हमको तो लगता है मैंने जो भी परीक्षा दिया है लगभग सब में आया है। कम से कम 20 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ठीक, ऑपरेशन फ्लड
क्वेश्चन नंबर 13। गाय के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का, गाय के दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन का क्या नाम है, या क्या कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है कि पूछ लेगा क्या नाम है या क्या उसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए केसीन, केरोटीन, कह रहा केसीन, केरोटीन या कैरोटीन कह लीजिए, कैरोटीन, एल्ब्यूमिन, जेन। ठीक है, तो गाय के दूध में पाए जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो कैरोटीन होती है, उसको क्या कहते हैं, कैरोटीन होती है। ठीक है, अब देखिए, अब कैरोटीन गाय में, केसीन भैंस के दूध की, क्या है, भैंस के दूध की प्रोटीन। ठीक है, ये गाय, एल्ब्यूमिन क्या है, ये जो है अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन। ठीक है, और ये क्या है, जेन, ये जेन, ZIEN, जिन, इसको जिन भी कहते हैं, जैन भी। ये किस में मिलती है, मक्का में। तो ये चार थे, चारों का हमने बता दिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। गाय के दूध में जो प्रोटीन मिलती है उसको कैरोटीन कहते हैं। इसी कारण ही गाय के दूध का रंग पीला होता है और भैंस के दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, तो भैंस के दूध का रंग जो है केसीन के कारण सफ़ेद होता है और जो है गाय का दूध जो है कैरोटीन के कारण पीलापन होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बच्चों को खीस, जिसको क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम, खीस पिलाना क्यों आवश्यक होता है, बच्चों को खीस पिलाना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, पाचन को सरल, क्या कह रहा है, पाचन को सरल करने के लिए, कह रहा पाचन को सरल करने के लिए। और बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है प्रोटीन बढ़ाने के लिए,
सी क्या कह रहा है, रोग प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरोधकता क्या कह रहा है, रोग प्रतिरोधकता के लिए और डी कह रहा है उपयुक्त सभी के लिए। बच्चों, इन्हीं बच्चों की जगह आप वो रहेगा नवजात बच्चों को खीस पिलाना क्यों आवश्यक है, ठीक है। यहाँ बच्चों हो गया है, लेकिन नवजात बच्चों को खीस पिलाना क्यों आवश्यक है, तो वो रोग प्रतिरोधकता के लिए, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको खीस से और दूध से, सामान्य दूध से और खीस से तुलना हम कर देते हैं। खीस में दूध से 2 गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्या कह रहा है, खीस में दूध से 2 गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है। लोहा कितना पाया जाता है, 17 गुना अधिक पाया जाता है। कितना, 17 गुना अधिक पाया जाता है। खीस में दूध से 17 गुना अधिक लोहा पाया जाता है और खीस में दूध से 2 गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। देखिए, वहाँ गाय और भैंस के दूध के पीएच मान पूछा था, यहाँ केवल जनरली कह दिया है दूध का। इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है। आप हर तरीके से जो है देखते रहिए, जानते रहिए कि जो है क्या क्या पूछ रहा है। 15, क्वेश्चन नंबर 15, ताजा दूध का क्या कह रहा है, ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है। देखिए क्या कह रहा है, ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है। वहां पूछा था भैंस और दूध का, तो यहां कह रहा है केवल ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है। 7.2 कितना कह रहा है, 7.2। बी कह रहा है 7.7, सी कह रहा है 6.7, डी कह रहा है 6। क्या कह रहा है, 6। तो ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो जो होता है, यहाँ पर आप लगाएंगे 6.7। कितना, 6.7, जो कि ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो औसत 6.7 होता है। औसत 6.7 होता है, ठीक है। ये औसत 6.6 होता है। जनरली जो पूछते हैं वो 6.5 से 6.7 तक, तो औसत इसका कितना आएगा, 6.6। ये ताजा दूध का पीएच हो गया, ठीक है। कह रहा है कि खीस का, देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं,
खीस अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। वैसे देखिए दूध का भी, कोई भी दूध है उसका पीएच मान 7 से ऊपर नहीं जा रहा है तो दूध किसी भी सूरत में क्षारीय नहीं है। ठीक है, अम्लीय, खीस अम्लीय होता है। इसका पीएच मान जो होता है 5 दशमलव कितना होता है? 5.7 से 6.4। खीस अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 5.7 से 6.4 होता है। औसत में जो आएगा औसत पीएच मान कितना होगा? 6 होगा। औसत पीएच मान 6 होगा। किसका? खीस का। ठीक है, अब देखिए दूध का आपेक्षिक घनत्व, दूध का आपेक्षिक क्या होता है? घनत्व। दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.032 होता है। ठीक है, दूध का अपेक्षित घनत्व जो है 1.032 होता है। ठीक है, दूध का गाढ़ापन, मैं पूरा यहां लिखा दे रहा हूं दूध के बारे में। दूध का गाढ़ापन 1.5 से 2 सेंटीपायस होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 सेंटीपायस होता है। ठीक है, अब देखिए ताज़ा दूध का जो पीएच मान कितना होता है? वो 6.7, यानी औसत 6.6 होता है। 6.5 से 6.7 इतना दे रहा है। यहाँ पर जो है इन तीनों में से जो है केवल 6.7 है तो इसलिए यहाँ 6.7 होगा। खीस कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 5.7 से 6.4 होता है। औसत पीएच मान उसका 6 होता है। और दूध का अपेक्षित घनत्व जो होता है 1.032 होता है। और दूध का गाढ़ापन जो होता है 1.5 से 2 सेंटीपायस होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, दूध में पाई जाने वाली, क्या कह रहा है? दूध में पाई जाने वाली ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बनी एक क्या है? से बनी एक डाइसेक्राइड क्या कह रहा है? डाइसेक्राइड शर्करा कौन सी है? डाइसेक्राइड शर्करा कौन सी है?
कह रहा है माल्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, डी को कह रहा है लैक्टोज। तो दूध में पाए जाने वाली ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बनी एक डाइसैकराइड शर्करा है, उसको क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज के कारण ही दूध मीठा होता है और सबसे अधिक लैक्टोज जो है ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। तो आप देखे होंगे कि बच्चे जो है बाहर का दूध, ऊपर की दूध जो महिलाएं पिलाती हैं तो बिना चीनी डाले, शुगर डाले उसको बच्चे नहीं पीते हैं। उसका कारण ही होता है कि गाय या भैंस के दूध से माँ का दूध जो होता है वो ज़्यादा मीठा होता है। ह्यूमन मिल्क जो है ये लैक्टोज ज़्यादा होता है तो मीठा होता है, तो जब तक हम अलग से नहीं डालते हैं तब तक बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए लैक्टोज। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब मैं हमको एक पहले एक क्वेश्चन में बता दिए होते तो आपको एक क्वेश्चन नहीं लिखाना पड़ता। दिमाग से उतर गया उस समय कि इसको भी बताना चाहिए जब वो पूछा था कि दूध में क्या पाया जाता है, जो कैल्शियम और शर्करा वाला क्वेश्चन हमने कराया था। कह रहा है दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। क्या कह रहा है? दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए सी, बी कह रहा है बी, एफ, सी, पी और डी कह रहा है एम जी यानी मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो दूध में जो है आयरन नहीं पाया जाता है। दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। क्या? आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि दूध में लोहा तथा विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध को कंप्लीट आहार कहते हैं। दूध ही एक ऐसा खाद्य पदार्थ है इस संसार में कि उसको खा करके आदमी जीवित रहता है। उसको कंप्लीट जो है फूड कहते हैं, लेकिन उसमें जो है लोहा और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। लेकिन बकरी का दूध ऐसा है कि उसमें जो है आयरन पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए अलग से कि बकरी के दूध में आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे आप तो हमने आपको 17 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, लेकिन सब मिलाकर करेंगे जितना हमने डिस्क्राइब कराया है तो आप 25-26 क्वेश्चन से कम नहीं आप बना सकते हैं उसको। तो जो है आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।